बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जहां पे आप हर दिन नई नई जानकारियों और जाने माने विशेषज्ञों से रूबरू होते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से करें मुक्त। 50% अनुदान पर किसानों को मिलेगा प्रमाणित संकर बीज। मसूर की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं PL 406। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, खेत की जुताई के बाद खेत को खरपतवार से पूर्ण रूप से मुक्त करें और ज़रूरत पड़े तो फसल बोने के 1 से 2 दिन के अंदर शाकनाशी का उपयोग करें। बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के तहत 50% अनुदान पर किसानों को प्रमाणित संकर सरसों, तोरिया के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान बीज लैंप्स एवं अधिकृत बीज विक्रेता से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों का निबंधन जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिला कृषि पदाधिकारी लातेहार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप पपीता की खेती करना चाहते हैं तो पपीता के पौधा को तैयार करना शुरू कर दें। बरसात के बाद यानी अक्टूबर से आप पपीता की रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, पपीता की खेती बहुत फ़ायदेमंद है। पपीता ही एक ऐसा फल है जो 1 साल के अंदर फलने लग जाता है और सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल होता है और फल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन पपीता जो जल जमाव बर्दाश्त नहीं करता है, तो इसलिए पपीता का रोपने के लिए हम कहते हैं कि ये बरसात का मौसम सही नहीं है। बरसात का मौसम के तुरंत बाद पपीता की रोपाई शुरू हो जाएगी। इसलिए आप पपीता की गाछी तैयार करना चाहते हैं तो तुरंत उसका पौधा तैयार करें। आप अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, उधर फरवरी से लेकर के जून के प्रथम पखवाड़ा तक आप पपीता का रोपण कर सकते हैं। दलहनी फसल मसूर की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में PL 406, PL 639, KLS 218 लगाएं। मसूर की खेती के लिए 2 से 3 बार देशी हल से खेत की अच्छी तरह जुताई करके पाटा चला दें। आगात खरीफ की फसल और धान काटने के बाद मध्यम जमीन में मसूर की खेती करें। बुआई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेती की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। शुक्रवार 9 सितंबर को कृषि विज्ञान केंद्र गुमला में कृषि वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गत वर्ष किए गए कार्यों पर समीक्षा की गई, साथ ही आने वाले वर्ष के लिए रूपरेखा भी तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री अशोक भगत ने स्थानीय संसाधनों के आधार पर कृषि के विकास पर जोर दिया। कृषि विज्ञान के संस्थानों से खासतौर पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से मुझे लगता है प्रारंभिक दिनों से ही संबंध रहा है और यह सहभागिता इस क्षेत्र के जिले के किसानों को लाभ दे रही और विकास भारती को गौरव प्राप्त हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र को। पिछले गत वर्षों में कई प्राइज, कई पुरस्कार जीते हैं, उन्हें मिला है, सम्मानित किया है और आगे भी 15 तारीख को आउटलुक
मीडिया का भी इनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को नेशनल अवार्ड मिलने जा रहा है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हमारे किसान भाई जब कोई भी फसल उगाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो होता है वो होता है भंडारण। जी हाँ, हमारे किसान भाई जब भंडारण करने के लिए अपने अनाज को ले जाते हैं तो भंडार गृह कैसी होनी चाहिए, उसकी साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए, कौन सी दवा का छिड़काव करना चाहिए, उसके बाद अनाज रखना चाहिए, ये सब तमाम बातों की जानकारियाँ उन्हें होनी बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, गैर रासायनिक विधि द्वारा अनाज का भंडारण आप किस प्रकार करेंगे, जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों,
आपने अभी अनाज की खेती की है, धान की फसल लगी हुई है और आने वाले समय में आप उसकी कटाई भी करेंगे और भंडारण भी करेंगे, और इसमें किस तरह की सावधानी बरतें जिसके माध्यम से आपका फसल जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहे, यह भी आपका जानना ज़रूरी है। तो आज इस विषय में चर्चा करेंगे और इसमें चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी हैं डॉक्टर स्नेहा राजन। अभी जैसे किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं, उसकी कटाई भी करेंगे और उसका भंडारण करेंगे। अगर शुरुआती दौर में अगर कटाई से ही अगर बात करें तो जो भंडारण योग्य अनाज होगा उसकी कटाई में किस तरह की सावधानी रखें या उसको खलिहान तक लाने में क्या सावधानी बरतें? जहाँ तक हम लोग अनाज भंडारण की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कटाई करने के उपरांत उचित भंडारण बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम लोग भंडारण अच्छे से नहीं करते हैं तो अगर हम अपनी देश की बात करें तो पूरे देश का जितना भी उत्पादन होता है उसके 10 से 15% नुकसान हर साल हमारा अच्छे से भंडारण नहीं करने की वजह से हो जाता है। तो भंडारण करना बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ तक हम लोग कटाई की बात करते हैं तो कटाई के समय हम लोग नमी की मात्रा को ज़रूर परखें। नमी की मात्रा को परखने के लिए जब कटाई का समय होता है उस समय लगभग 16 से 18% नमी अनाज में होनी चाहिए। और उसके बाद उसको जब हम लोग कटाई करके खलिहान में लेके आते हैं तो खलिहान को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके और अच्छे से, अगर कच्चा खलिहान है तो हमें गोबर से अच्छे से उसका लिपाई पुताई करके उसके बाद अनाज को वहाँ सुखाना है। सुखाने के लिए नीचे अगर काला पॉलीथीन का व्यवहार करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है और वो अनाज बहुत अच्छे तरीके से सूखता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि काले पॉलीथीन या किसी प्रकार के चटाई का उपयोग करें या फिर पक्के फर्श पर सुखाएं, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग जब कीट की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो भंडारण में कीट लगते हैं वो कॉल्यूप्टेरा या लेपिडोप्टेरा, ये 2 वर्ग है जिसके कीट भंडारण में मुख्य रूप से लगते हैं। भंडारण के वक्त लगते हैं। सबसे मेन चीज़ होता है जो कि भंडारण को प्रभावित करते हैं वो नमी होता है और तापमान और हवा। ये 3 चीज़ को अगर हम लोग नियंत्रित कर लें तो हमारा जो अनाज है भंडारण के समय ख़राब होने से बहुत बच सकता है। तो इसलिए जब भी हम लोग भंडारण के लिए लेकर जाते हैं अनाज को तो उस समय 8 से 10% नमी की मात्रा रखनी चाहिए। या फिर अगर हम लोग देसी भाषा में बोले तो अनाज को कट करके देखना चाहिए। अगर कड़क की सी आवाज़ आती है तो उस समय वो उचित भंडारण के लिए सही होता है अनाज का नमी। अच्छा मैडम, आपसे अब ये जानना चाहेंगे, चूँकि अब खलिहान में किसान भाइयों ने मॉइस्चर कंटेंट भी मेंटेन कर लिया है, लेकिन जहाँ पे वो भंडारण करें, जहाँ स्टोरेज करें, वो किस तरह का आइडियल कंडीशन वहाँ का होना चाहिए? क्या वेंटिलेशन का प्रॉपर व्यवस्था हो या जो नीचे का सरफेस है वो किस तरह का होना चाहिए? कमरे किस तरह के होने चाहिए? थोड़ा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी घर में आप भंडारण करते हैं तो भंडारण कक्ष अलग रखें। जहाँ की आप आपका शयन कक्ष अलग होना चाहिए और भंडारण कक्ष अलग होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई तरह की हम लोग फ्यूमिगेशन का प्रयोग करते हैं, धूम्रीकरण का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। खासकर पहले जो हम लोग रासायनिक भंडारण करते थे उसमें लोग टिकिया का व्यवहार करते हैं, सेल्फॉस टिकिया जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। वो हमारे श्वसन क्रिया को या नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम सब पे प्रभावित करता है, आँख को प्रभावित करता है। इसलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि गैर रासायनिक विधि से कैसे भंडारण की जाए, और ये अभी जैविक, चूँकि हम लोग खेती में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये बहुत ही मुख्य मुद्दा है जिस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। और इसके लिए भंडारण कक्ष सबसे पहले तो अलग हो। और अगर मिट्टी का घर है आपका तो जब मिट्टी के घर को पुताई करते हैं हम लोग तो उस समय नीम के सूखे पत्ते को उसको पीस कर और उसको पाउडर को पुताई वाले मिट्टी में मिलाकर उसके बाद घर को पूरे अच्छे से पुताई करें, ये जिससे कि वहाँ पे जो अंडे या कीट ये सब रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़, कहीं भी आपके कमरे में दीवार जो है उसमें दरार नहीं होनी चाहिए, कोई प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए। अगर पक्के का घर है तो कहीं भी जाले नहीं लगे होने चाहिए, और वैसा भंडारण कक्ष होना चाहिए जहाँ की जो हवा होती है उसकी आवागमन कम हो या फिर वेंटिलेशन कम हो या प्रकाश का भी वहाँ पे बहुत कम आदान प्रदान होता हो। इस तरह का कक्ष को हम लोग भंडारण गृह के रूप में सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब भी भंडारण के लिए हम लोग किसी भी अनाज
अनाज को लेकर जाते हैं तो कभी भी फर्श पर नहीं रखते हैं। उसके लिए आप रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, रैक या लकड़ी का भी बना सकते हैं, नहीं तो बांस के भी, यहाँ पे चूँकि बांस बहुत मात्रा में उपलब्ध है तो बांस का भी रैक आप बना सकते हैं। तो ज़मीन पर सीधे हम लोग को अनाज के बोरे को नहीं रखना है। गांव में 2-3 विधियों में रखते हैं, या तो बोरे में रखते हैं, या आजकल स्टील के कंटेनर आ रहे हैं उसमें है, या देहाती भाषा में कहें तो कोठी में रखते हैं। तो किस तरह का मटेरियल जो है वो उपयुक्त होगा, और खासकर जो गैर रासायनिक की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से? अभी जब भंडारण पात्र की हम लोग बात करते हैं तो बहुत लोग किसान भाई अभी जूट के बोरे का इस्तेमाल करते हैं भंडारण करने के लिए। तो इसके लिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगी कि जूट के जो बोरे हों या तो नए लें, या प्लास्टिक के बोरे का अगर उपयोग करते हैं नए बोरे का उपयोग करें। अगर पुराने बोरे का अगर आप उपयोग करते हैं तो उनको उपचारित करके करें। और अगर गैर रासायनिक विधि से उपचार करना हो तो उसके लिए हम लोग नीम के पत्तों को, हरे पत्तों या करंज के हरे पत्तों को अच्छी तरह से पानी में उबाल लें, और उस उबले हुए पानी को हल्का सा ठंडा करके उसमें बैग को अच्छे से उसमें डुबो के छोड़ दें, और उसके बाद उसको निकाल कर हवा मतलब धूप में नहीं सुखाना है, छांव में उसको सुखा लें। तो इस तरह से आप बैग को उपचारित कर सकते हैं। सीधे सनलाइट में नहीं रखना है, उसका असर खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बैग को उपचारित करते हैं। इसके अलावा आपके पास बीन होते हैं, सीड बीन, जिसको आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकार की तरफ से बहुत सारी सीड बीन का वितरण किया गया है, तो उसमें भी आप सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। लेकिन उसको भी अच्छे से साफ करके, हो सके तो उसमें नीम के हरे पत्तों का प्रदूमीकरण कर सकते हैं। हरे पत्ते को जलाते हैं जिससे कि धुआं ज़्यादा होता है, तो उसके ढक्कन को बंद करके उसे करने से अंडे और जो कीट होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह से वो करें। या फिर आप जो अपना परंपरागत जो हम लोग का संरचना होता था, जैसे कि कोठी जिसको हम लोग बोलते थे, या मोरा बोलते हैं, ये सब भी बहुत ही उपयुक्त भंडारण के पात्र हुआ करते थे। और अगर आज भी भंडारण उसमें करते हैं तो सीड बीन और इससे बहुत ही ज़्यादा वो असरदार होता है। अब तो स्टील के भी कंटेनर आ गए हैं। कंटेनर है, लेकिन जो कोठी और इसका होता था, इसमें क्या है कि जो एरेशन होता है, और जिससे कि तापमान का जो जनरली जो कोठी या दूसरे सीड बीन में करते हैं तो तापमान बढ़ने से हमारा फफूंद और कीड़ा का उत्पत्ति होता है। तो जब हम लोग कोठी या मोरे में करते हैं तो इसमें तापमान अनुकूल बना रहता है, जिसकी वजह से आपका अनाज सुरक्षित रहता है। एक चीज़ और देखा जाता है मैडम कि जो भंडारण करते हैं किसान भाई, तो दीवार के संपर्क में बोरों को रखते हैं, वह कितना उचित है, या इसको उनको सुधारना चाहिए? बोरे जब भी हम लोग तह लगाएं तो पहले तो हमने बताया आपको कि नीचे में प्लास्टिक बिछा लें, या नहीं तो बांस का जो आप रैक बना लें, या लकड़ी का रैक। लेकिन ये दीवार से अलग रहे होके होगा, और नीचे से भी ज़मीन से उठा होना चाहिए। ना दीवार के संपर्क में बोरे रखने चाहिए और ना ही ज़मीन की सतह से संपर्क में रखने चाहिए। तो इस तरह से जो बीज क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, जिससे कि नमी जहाँ भी उसको मिलेगी वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए सटा कर नहीं रखना है दीवार से, और ज़मीन से उठाकर बोरे को एक के ऊपर एक तह लगा के आप रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि गैर रासायनिक विधि के माध्यम से आप अनाजों का भंडारण करें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगने वाले जो भी अवयव हैं वो आपके आसपास ही स्थानीय संसाधन के रूप में उपलब्ध है। तो मैडम, हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, लाह उत्पादन की मांग इन दिनों बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक हमारे विश्व में झारखंड पहले स्थान पर है लाह की खेती करने के लिए, और यहाँ के किसान बहुत अधिक लाह की खेती करते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों के पास खेती करने की पर्याप्त सुविधाएं हैं। किसान भाइयों, लाह की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको बहुत मुनाफा दिला सकता है। लाह की खेती करने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहाँ कहाँ आपको प्रशिक्षण आप ले सकते हैं, इन बातों की जानकारी लेने के लिए चलिए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे लाह की खेती हेतु प्रशिक्षण की सुविधाएं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है कृषि विज्ञान केंद्र दिव्यांग के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार। सब जैसा कि आज का विषय हमने लिया है कि लाह की प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि लाह की अगर खेती वो करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करेंगे? किसान भाई जो है, मैं उनको एक विशेष जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जब भी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर झारखंड में अगर देखते हैं
तो ये पूरा का पूरा जो झारखंड है उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल इंटमोलॉजी जो बोलते हैं कि व्यावसायिक रूप से अगर हम लोग कीट पालन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है तीनों कीटों की जो है असीम संभावना है। इसमें लाह की खेती भी जो है उसमें हम लोग नंबर 1 है। इसके अलावा जो है मधुमक्खी पालन है और तसर की खेती है। ये तीनों जो है बेनिफिशियल या लाभदायक कीट हैं। अब लाभदायक कीटों में अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई भी कीट पालन करना चाहते हैं, चाहे वह तसर की बात हो या लाह की हो या मधुमक्खी को, तो उनको प्रशिक्षण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि कीटों के बारे में जब तक वो नहीं जानेंगे तो प्रशिक्षण मतलब उसका ठीक ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए किसान बंधु को जो है इसका प्रशिक्षण जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए। और पूरे अगर हम लोग देखें विश्व की बात करें न कि भारत की, तो पूरे विश्व में एकलौता जो है लाह अनुसंधान केंद्र जो है हमारे पास यहाँ पर रांची में उपलब्ध है वो IINRG है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड गम्स जो है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद उत्पाद संस्थान है। तो ये संस्थान जो है पूरे विश्व में एकलौता संस्थान है जहाँ लाह के जो है पोषक वृक्षों के लाह का जो है वहाँ पर प्रशिक्षण का, लाह की जो है आगे वैल्यू ऐड का, वो सारी तमाम तरह की जानकारियाँ जो है उस संस्थान के माध्यम से दी जाती है। एक तो ये मान लीजिए कि वो संस्था है, लेकिन उस संस्था से जो है ये जानकारी नहीं, हमारे पास जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय से जो है वो अगर चाहें तो वहाँ पर भी जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेस वहाँ पर भी चलाए जाते हैं, जहाँ पर लाह के जो है वो विशेष जानकारी या लाह की खेती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है कृषि विज्ञान केंद्र जो है मान लीजिए कि भारत सरकार का, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूरे देश में जो है प्रत्येक कृषि जो विज्ञान केंद्र है वहाँ पर क्या है कि इंटमोलॉजिस्ट हैं यानी कीट वैज्ञानिक हैं वहाँ पर, और वो लाह की खेती को वहाँ पर प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे आजकल जो है चलचित्र है, वीडियो हैं, वहाँ से भी किसान लोग जो है इसको देख करके प्रशिक्षण ले सकते हैं। बहुत सारे पुस्तकें हैं, वहाँ से पढ़ करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो भी किसान मान लीजिए कि ये लाह की खेती करना चाहते हैं तो उनको उसी तरह से मान्यता प्राप्त कोई संस्था से और वैसे विशेषज्ञ से जुड़ करके अगर वो प्रशिक्षण लेते हैं तो निश्चित रूप से वो आने वाला समय में जो है अच्छी खेती कर पाएंगे और अच्छा लाभ भी ले पाएंगे। क्योंकि लाह की खेती जो है वो जो लोग अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो हमारे पास 29% जो है वन संपदा भरा पड़ा हुआ है। और इसमें जो है यहाँ क्या है कि बहुत पहले से आज का नहीं, महाभारत काल से जो है लाह की खेती हो रही है। तो लाह की खेती करने के लिए जो है प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, और कृषि विज्ञान केंद्र में जो है वहाँ पर पौध सुरक्षा के वैज्ञानिक हैं, वो वहाँ पर जो है जा कर के पौध सुरक्षा के वैज्ञानिक से संपर्क करते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 5 दिवसीय जो है इसका विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था इस पे की जाती है। और 5 दिवसीय जो है वो आपका स्किल ट्रेनिंग है। चूँकि एक इंसेक्ट है तो 5 दिन में इसमें हम कुसमी लाह, रंगनी लाह जो 2 कीट हैं उनके 4 फसल होते हैं। तो चारों फसल के लिए अगर एक दिन का अगर समय दें और उसके जो है लाइफ साइकिल के बारे में अगर उसको बताते हैं और साथ में कुछ नई तकनीकी, तो 5 से 6 दिन हम समझते हैं या 1 सप्ताह का प्रशिक्षण इसके लिए काफ़ी जो है वो उचित होता है। और 1 सप्ताह में आप जो है उस व्यक्ति को जो मुख्य तकनीकी, देखिए खेती बाड़ी तो इसमें क्या है कि वैसे नवयुवक जो मान लीजिए कि खेती से विमुक्त हो गए हैं, अगर उनको जो है विशेष लाभ नहीं मिल रहा है तो वो लाह एक ऐसा जो है खेती है जिसमें कम से कम 7 से 8 गुना जो है वो किसानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यानी सारी खेती में अगर BC रेशियो की बात करें तो ये ज़्यादा फ़ायदा देता है, इसलिए किसान इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसकी खेती करना चाहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक विधि से जब तक वो खेती नहीं करेंगे तो उनको तमाम तरह की जो है समस्या है, चाहे रोग व्याधि की हो, कीटों की हो, तो उससे जो है उसमें जो नुकसान होता है उसको वो बचा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि खेती जो है, पहले की खेती और आज की खेती बदल गई। आज को समय से पौधों की देखरेख करनी चाहिए, समय से उसका जो है दवा देना चाहिए, उसमें जो शत्रु कीट है उसकी पहचान करनी चाहिए और कब उसको काटना चाहिए, कैसे उसका इनोकुलेशन करना चाहिए। ये सारी तकनीकी बातें हैं और ये तकनीकी बातों के लिए उनको जो है अगर प्रशिक्षण वो ले लेते हैं तो उसी संसाधन जो उनके पास मौजूद है उस संसाधन से वो अपने मतलब जीवन स्तर को ज़्यादा सुधार कर सकते हैं, लाभ भी
कमा सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है, हम समझते हैं कि लाह की खेती के प्रशिक्षण के लिए हमारे पास यूनिवर्सिटी भी है, कृषि विश्वविद्यालय भी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और वैसे जो है जो कीट विशेषज्ञ हैं उनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, पुस्तक भी है। तो ये तमाम तरह का बातें जो है वो जो लोग भी प्रशिक्षण चाहते हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और उसको आसानी से जो है 5-7 दिन में प्रशिक्षण ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने जो हमें बताया वो है सिर्फ खेती आधारित जो कृषि भाई है उनके लिए। अगर छोटे व्यवसाय इससे जुड़ के इसका व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या अलग से प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है, या कैसे इसको इस क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है? देखिए, एक किसान बंधु को मैं तो ये ज़रूर जो है वो सलाह देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि कोई भी किसान अगर मान लीजिए कि सिर्फ प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करके उनको जो है जो मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए वैल्यू ऐड करना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक उसका मूल्य संवर्धन नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। और ये छोटे स्तर पर किसान बंधु कर सकते हैं। 1.5-2 लाख रुपये की मशीन आती है और उसमें वो चाहते हैं तो चौरी बना सकते हैं, चपड़ा बना सकते हैं, बटन बना सकते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारा एलुरेटिक एसिड वगैरह निकालते हैं, लाइक डाई निकालते हैं। तो उससे क्या है, अलग अलग बाज़ार में वैक्स निकालते हैं तो उनको मतलब ज़्यादा दाम मिलता है। और ज़्यादा दाम मिलने से जो है जब हम देखते हैं कि जो उसका 65 से आपका 68%, 70% जो रेजिन मिलता है, उस रेजिन को जब चौरी बना करके बाज़ार में जाते हैं तो जस्ट उनको दुगना लाभ मिलता है। तो किसान बंधु अपने एक समूह बना करके, मान लीजिए वैसे किसान जो है जो लाह उत्पादक हैं वो एक समूह बना लें और वो प्रोसेसिंग मशीन अगर लगा लेते हैं तो उनको जो है प्रोसेस करके अपनी उत्पाद को जब तक वैल्यू ऐड कर लेंगे तो उसी संसाधन में उसी उत्पाद का जो है उनको दुगना और 1.5 गुना जो है वो दाम आसानी से प्राप्त होता है, जिसमें किसानों को ज़्यादा लाभ हो सकता है। और इसके लिए जो है IINRG या कृषि विज्ञान केंद्र इसमें हमेशा मदद कर रहा है और इसका भी वो सहयोग ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। आप हमारा ये कार्यक्रम कहीं भी कभी भी खेतों में काम करते वक्त भी देख सकते हैं। आप अपना मोबाइल निकालिए, YouTube में सर्च कीजिए कृषि दर्शन रांची और हर दिन का एपिसोड आपके सामने होगा। अब हमें और हमारी पूरी टीम को यहीं पे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।